और अब रुख करते हैं बड़ी खबर का। सीएम हेमंत सोरेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की कोरोना जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। आज ही मुख्यमंत्री और उनके पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट किया गया था। आपको बता दें कि तीसरी बार मुख्यमंत्री ने कोरोना की जांच कराई है और उसी के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण का प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, वरीय आप्त सचिव श्री सुनील श्रीवास्तव और जेएमएम विधायक विकास मुंडा की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना की जांच कराने के बाद बिना रिपोर्ट आए ही कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया था। कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इधर हेमंत कैबिनेट के सभी सदस्यों का कोरोना टेस्ट के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल बैठक में शामिल सभी मंत्री विधायक होम आइसोलेटेड हैं। 18 अगस्त को हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पूरा मंत्रिमंडल और विभागीय अधिकारी क्वारंटीन में हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की लापरवाही महंगी पड़ी। इस सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा, बीती रात को भूल जाना चाहिए और सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। सबको सावधानी बरतना है, लेकिन अगर तनिक भी संदेह हो, मान लीजिए हमको बुखार हो, तो हमको नहीं जाना है, अवॉइड करना है हमको, ये मैं कहूँगा। लेकिन उस पर अभी ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बीत गई सो बात गई। और देखिए, कोरोना का संकट राज्य में लगातार बढ़ रहा है। अभी तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,000 को पार कर गई है। वहीं फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। केवल रिम्स में 30 से ज्यादा डॉक्टर ऐसे हैं और इसके साथ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े 100 लोग ऐसे हैं जो संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में अब डॉक्टर खुद को बचाने के लिए रिम्स का जनरल ओपीडी बंद करने की मांग कर रहे हैं। वह रिम्स के चिकित्सक शिक्षक संघ ने भी डॉक्टरों की मांग का समर्थन करते हुए ओपीडी बंद करने की अपील की। इधर रिम्स अधीक्षक ने कहा कि इस मांग से निदेशक को अवगत करा दिया गया है ताकि सरकार के स्तर पर इसे ले जाया जाए और इस पर फैसला हो सके। केवल डॉक्टर्स नहीं, पैरामेडिकल्स, डॉक्टर्स, सिस्टर्स सब पॉजिटिव होते जा रहे हैं और हमारे स्टाफ तो लिमिटेड है। नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहा है, उस हिसाब से उसके अनुपात में हमारे स्टाफ मेडिकल्स एंड पैरामेडिकल्स की कमी होती जा रही है और इतना ज़्यादा लोड है हम लोगों पे ऑलरेडी, तो बहुत मुश्किल है। ऐसे में ओपीडी बंद करने से हम लोग को थोड़ा सा ये होगा कि हम लोग वार्ड में पेशेंट्स और ये सब चीज़ को देख सकेंगे। अगर हम ओपीडी बंद कर दें 15 दिन या 1 महीना के लिए तो हमारे लिए अच्छा हो। जितने मेरे डॉक्टर्स हैं वो अफेक्टेड हैं, वो रिकवर कर जाएंगे। हम लोग जो मेन कंसंट्रेशन है वो देंगे इस पे कोविड पेशेंट्स पे और तब हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो नीतिगत फैसला है। हम लोगों ने पहले भी जो ओपीडी बंद किया था सरकार के निर्देश के बाद बंद किया था, खोला भी गया है तो उनके निर्देश के बाद ही खोला गया है। हम लोग अपनी मांग ही रख सकते हैं, इस पर निर्णय जो है तो विभाग को लेना है। भावना सर आप सरकार तक, सचिव तक पहुंचाइए। वो हम अपनी भावना डायरेक्टर तक पहुंचा दिए हैं। इधर रांची के सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण किया गया। डायलिसिस सेंटर में 10 डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं जहां किडनी रोगी अपना इलाज करा सकेंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले और आयुष्मान के लाभुकों का यहां निःशुल्क डायलिसिस होगा, जबकि सामान्य वर्ग के मरीजों को डायलिसिस के लिए महज 1206 रुपए देने होंगे। किडनी रोगियों को दवा के लिए अलग से 2300 रुपए देने होंगे। बाहर जाने से बहुत परेशानी भी होता था और 2350 रुपया प्लस दवाई का पैसा अलग लगता था। तो एक डायलिसिस में कितना लग जाता था? एक डायलिसिस में लग जाता था 2350 और 650, और अगर टेस्ट वगैरह हुआ तो उसका 1500 अलग लगता था। आयुष्मान टेस्ट छोड़ के बाकी टेस्ट का पैसा लगता था 1700, 1800, 4000। 6 महीना में करवाया तो 4000 रुपया हुआ और 310 जो है सो मंथली महीना लगता था। और डॉक्टर के पास हर महीना जाइए कंसल्ट के लिए तो 700 रुपया का बिल बनवाना पड़ता था। सदर अस्पताल रांची में जो डायलिसिस की व्यवस्था शुरू की गई है ये बीपीएल कार्ड धारकों के लिए बिल्कुल ही मुफ्त रहेगा और जो बीपीएल कार्ड जिनके पास नहीं है उनको 1206 रुपया प्रति डायलिसिस लगेगा। इसके अलावा कोई खर्च नहीं। जेपीएससी की ओर से आयोजित मेडिकल ऑफिसर नियुक्ति परीक्षा पर कोरोना का असर पड़ा है। जेपीएससी 380 मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्ति के लिए 5 अगस्त से साक्षात्कार ले रहा है, लेकिन इसमें अभ्यर्थियों की उपस्थिति काफी कम दर्ज की जा रही है। 25 अगस्त तक होने वाली इंटरव्यू में करीब 1100 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। इनमें से 50% से कम अभ्यर्थियों के इंटरव्यू में शामिल होने की सूचना है। टोटल वही 1100 है, जिसमें आज का लास्ट इंटरव्यू के लिए 70 आदमी थे।
तो 70 में से अराउंड 50% आए हैं हम लोग वेरिफिकेशन के लिए, और इस हिसाब से हमको लग रहा है उतने ही रहेंगे कल इंटरव्यू के लिए भी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था कल, फिर हम लोग का वाइवा होगा, मतलब वेरिफिकेशन होगा फिर से अलग से। कितने लोगों को बुलाया गया? टोटल 1100 को बुलाया गया है। सेलेक्टेड उतना को बुलाया गया है, उसमें से अराउंड 50% ही शायद टर्न आउट किया है। झारखंड की राजनीति एक बार फिर 10वीं अनुसूची के नियमों के बीच घूमती नजर आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों विधायकों बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को 17 सितंबर तक अपना पक्ष रखने को कहा है। ऐसे में कानून के जानकारों ने भी जेवीएम के बीजेपी में विलय की स्थिति पर अपनी राय रखी है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किसी मजबूत आदिवासी नेता को नहीं देखना चाहती, तो जेवीएम ने बीजेपी और बाबूलाल पर निशाना साधा है। बहरहाल तीनों विधायक कानूनी सलाह मशवरे में जुटे और 17 सितंबर तक अपना पक्ष स्पीकर को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों को निष्कासित करने के बाद पार्टी में अकेले बाबूलाल जी बच गया एज इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो अब जो उनका जो विलय है तो ये विलय विधि सम्मत है और ये 10th शेड्यूल के अनुसार है। 17 तारीख को तो विश्वकर्मा पूजा है, तो अब 17 को पता नहीं 17 को किस तरह से जवाब दिया जा सकता है। हालांकि हम लोग समय पर अपने जो अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से जवाब इसको दे दिया जाएगा। झारखंड की जनता में इस बात का एहसास है कि सरकार के नहीं चाहती है कोई संथाली, कोई ट्राइबल नेता विपक्ष का नेता बने। अब कहने लगे कि कद्दावर आदिवासी नेता, तो आपने पिछले बार तो गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री तक बना दिया था, तो इस बार आपको क्या तकलीफ हो रही? आप बनाएं, अपना दूसरा विधायक दल का नेता चुन लें, क्योंकि अब तो वो न्यायाधिकरण का मामला हो गया। अब जब तक उस पर फैसला आएगा नहीं तब तक तो वो कुछ बात बनेगी नहीं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की घोषणा जल्द की जाएगी और इसमें संगठन की मजबूती को लेकर सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि प्रदेश संगठन चुनाव के बाद प्रदेश कार्य समिति के गठन को लेकर भी रायशुमारी चल रही है और जल्दी इसकी घोषणा कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड प्रदेश की इकाई की पदाधिकारियों की घोषणा हो चुकी है, मोर्चों की घोषणा हो चुकी है। जहाँ तक कार्य समिति के घोषणा की बात है, पार्टी बहुत जल्द कार्य समिति की घोषणा करेगी। पार्टी में कार्य समिति के गठन की प्रक्रिया, कार्य समिति की संख्या, महिलाओं और एससी और एसटी के आरक्षण का प्रावधान है, उन सभी चीजों का पालन किया जाएगा। रांची में वर्षा जल संग्रहण की कोशिशों पर ग्रहण लगता दिख रहा है। योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसका मकसद गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत से लोगों को निजात दिलाना था, लेकिन योजना को लेकर लोग गंभीर नहीं हैं। रांची नगर निगम क्षेत्र में करीब 2 लाख बिल्डिंग है, जिनमें अब तक मात्र 36,000 मकानों में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था हो पाई। कानून के मुताबिक हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है और कानून के उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान है, लेकिन लोग उदासीन बने हुए हैं। वाटर हार्वेस्टिंग में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और हम लोग ने अभी होल्डिंग टैक्स में जिनका रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हुआ है 1000 स्क्वायर फीट से वो वालों का, तो उनका डबल ट्रिपल उनको शुल्क लग रहा है। तो इससे रांची की जनता थोड़ा तेज हुए हैं और काम कर रहे हैं। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि करवा लिए हैं, बहुत लोगों का बहुत पुराना घर है, जगह नहीं है, ऐसे लोग बचे हैं, तो उनके लिए क्या हो सकता है उसका भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। जो नदियां हमारी शहरों से बीच से बह रही हैं उसको इंक्रोचमेंट हटाइए, उसको चौड़ा कीजिए अपने आप, क्योंकि हमारा तो रिचार्ज जोन है वो सब नदियां, चाहे हरमू हो, चाहे भूसर हो, चाहे पोटो हो, चाहे जुमार हो, चाहे घाघरा हो, जितनी नदियां आप रांची के आसपास देखिएगा सब रिचार्ज जोन है। हम उस नदियों को क्यों नहीं बचा रहे हैं? इधर जमशेदपुर में अपराधियों ने जमीन कारोबारी की कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने जमीन कारोबारी की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और वहां से चलते बने। गोलीबारी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र की है। अपराधी बेसमेंट से पिस्टल लेकर जमीन कारोबारी रिजवान को ढूंढते हुए फ्लैट में दाखिल हुए। रिजवान तो नहीं मिला, लेकिन अपराधियों ने रिजवान की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अपराधियों के दुस्साहस की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
चतरा के पिपरवार थाना क्षेत्र के 5 नंबर कांटा घर में पीएलएफआई उग्रवादियों ने बम फेंककर दहशत फैला दी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नक्सली संगठन का पर्चा बरामद किया। जानकारी के मुताबिक रविवार की देर रात नक्सलियों ने कांटा घर में तैनात सीआईएसएफ के 2 जवानों को हथियार के बल पर कब्जे में लिया और खिड़की के शीशे, कंप्यूटर सहित कई सामानों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि एसपी ने जवानों को बंधक बनाने की घटना से इनकार किया। वहीं सिमरिया विधायक ने लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर यूपीए सरकार पर निशाना साधा। लेकिन जब झारखंड में सरकार यूपीए की बनी है तब से आप भी देख रहे होंगे कि जगह जगह छिटपुट घटनाएं घट रही है और लोग कहीं ना कहीं आज डरे सामने नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, सबसे पहले सरकार को उसको दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि अगर झारखंड में शांति रहेगी तभी विकास संभव है और जब अशांति होगी तो विकास की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। धनबाद में एक बार फिर कोयले की काली कमाई को लेकर 2 गुटों के बीच खूनी खेल खेला गया। वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के लोग एक दूसरे के विरोध में नारेबाजी शुरू कर चुके थे और उसके बाद प्रदर्शन तनाव में बदल गया। इस दौरान दोनों गुटों के समर्थकों के बीच झड़प और मारपीट भी हो गई। बमबाजी और गोलीबारी भी हुई है। इस दौरान 4 लोग घायल हो गए। घटना धनबाद के लोयाबाद सेंद्रा बांस जुड़ा बीसीसीएल के बनास जुड़ा कुलियरी का है। फिलहाल स्थिति काबू में है। घटनास्थल से पुलिस ने दर्जनों बम भी बरामद किए। पूरा कांटा की तरफ से भीड़ आ रहा था। उसके बाद हम नीचे उतरे तो बोला ये मोहल्ले का, इसको भी मारो। शुभम चौहान मेरा ऊपर गोली चला दिया। उसके बाद फिर हम किसी भी तरह वहाँ से भाग भूग के अपना जान बचाया। डॉक्टर साहब के यहाँ आके भर्ती हुए। उसके बाद क्या हुआ फिर हमको पता नहीं चला। और रांची से एक अहम खबर इस वक्त आई है। अटल वेंडर मार्केट के खुलने का रास्ता साफ हो गया। गाइडलाइन का सशर्त अनुपालन करते हुए ये मार्केट खोला जाएगा। उप महापौर और निगम की पहल से ये रास्ता साफ हुआ है। 26 अगस्त से मार्केट को खोलने की अनुमति मिल गई है। तो देखिए, मार्केट बंद रहने से 400 दुकानदार प्रभावित थे और अब इसे खोलने को लेकर रास्ता साफ हो गया है। झारखंड ऊर्जा वितरण निगम ने एचईसी प्रबंधन पर 80 करोड़ का बिजली बिल बकाया होने का नोटिस भेजा है और इस महीने के अंत तक भुगतान नहीं होने पर एचईसी में बिजली आपूर्ति ठप कर देने की चेतावनी भी दी गई है। रांची विद्युत अधीक्षण अभियंता के मुताबिक एचईसी प्रबंधन ने पिछले 7 महीने से बिल का भुगतान नहीं किया। ऐसे में मैनेजमेंट को कम से कम 10 करोड़ रुपए तुरंत भुगतान करने को कहा गया है। एचईसी पर भी लगभग 80 करोड़ से अधिक रुपए का बकाया है और उनको भी हम लोग नोटिस दिए हैं कि आप लोग अपना पेमेंट कीजिए। तो उनके मैनेजमेंट के द्वारा आश्वासन किया गया है कि सर जो भी होगा कुछ अमाउंट हम लोग इस महीने में पेमेंट करेंगे। बोकारो के चास प्रखंड की शिक्षिका डॉक्टर निरुपमा कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया है। निरुपमा कुमारी रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय की हिंदी की शिक्षिका है और वो यहां पिछले 10 सालों से पढ़ा रही है। डॉक्टर निरुपमा को शिक्षक दिवस के दिन राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलेगा। न्यूज 18 से बातचीत में शिक्षिका डॉक्टर निरुपमा कुमारी ने इस सम्मान का श्रेय स्कूल के बच्चों और शिक्षकों को दिया है। मेरा पहला प्रयास था और मैं बस यही देखना चाहती थी कि मैं फॉर्म भर पाती हूँ कि नहीं, और यह संयोग है कि यह मुझे मिला है और यह किसी भी शिक्षक के जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है और इस क्षण की खुशी को शायद मैं शब्दों में नहीं आपको बता पाऊँगी, पर मुझे बहुत खुशी है और मुझसे जुड़े सभी लोगों को बहुत खुशी है और उनकी खुशी देखकर मैं और ज़्यादा खुश हो रही हूँ। बोकारो के लिए, झारखंड के लिए, देश के लिए उपलब्धि है। बिल्कुल। लौनगरी जमशेदपुर के एग्रीको स्थित तारापुर इंग्लिश स्कूल की शिक्षिका इशिता डे को 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसे लेकर स्कूल में खुशी का माहौल है। स्कूल की ओर से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रीय अवार्ड का पुरस्कार मिलने को लेकर खुद शिक्षिका इशिता डे भी काफी खुश हैं। उन्होंने इस सम्मान का श्रेय स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और शिक्षकों को दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है इतना बड़ा अचीवमेंट के बाद, और क्या मैं बोल सकती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। किनको श्रेय देंगे? सबसे पहले तो स्कूल मैनेजमेंट को श्रेय देंगे कि मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ काम करने के लिए, बोधनवाला सर का, मैम का, एंड उसके बाद हमारे प्रिंसिपल मैम का। जो भी मैंने सीखा है, जितना भी मैंने किया है, वो सारा क्रेडिट उनको जाता है। आज तो बहुत खुशी का दिन है, हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। इतने साल से आई थिंक 16 साल से इशिता मैम हमारे स्कूल में है और आज उनका पूरा मेहनत का
फल वो देख सकते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।